उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक गजब नज़ारा देखने को मिला। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी के पक्ष में बैटिंग करती नजर आई तो समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया कि क्या शायर आजम फिराक गोरखपुरी, जो गोरखपुर के ही रहने वाले थे, वो कठमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद, जो गोरखपुर में ही एक स्कूल में अध्यापक थे, तो क्या मुंशी प्रेमचंद भी कठमुल्ला थे? लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ खुद उर्दू का शेर पढ़ते हुए नजर आए। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुछ। मैं लिखवा लूंगा और जो भी उसमें आगे की कार्रवाई होगी मैं करूंगा, उसको मैं अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रखता हूँ। मत संख्या 4 श्री श्रीकांत शर्मा। मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से नियम समिति 2024-25 के प्रथम प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई के समय सदस्यों को अवधि, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपनो संबोधन किए जावे के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 282 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, आज तुमसे लाड़ लड़ावे को मन कर रहा है। वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे, पर ये काम बहुत जोरदार था। यह काम पे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े हैं, वो अपनी स्थानीय बोली पे जुड़ जा। अभी कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो। हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है, याने हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे का है, वे जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छो लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात। ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते ही लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते ही लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन करो। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी को खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली को खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। और मैं तो प्रयास करूं, मैं जितने हमारे सम्मानीय सदस्य यहां बैठे का है, इन सबंते अनुरोध करूंगा को जाओ, जितकू जाओ, जब मौका मिले बोलवे को अपनी बोली में बोलो।
क्योंकि स्कूलों में तो हमारे बच्चा सब अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा पढ़े, हम तो प्राइमरी में पढ़े। पर अब ज्यादातर चाहे पल्ले के हों चाहे हित के हों, हम चाहे बोले कछू, चाहे यहां हमारी कोई मजबूरी है सके राजनीतिक, चाहे बोले हम कछू, पर हमारे बच्चा जो है ज्यादातर बच्चा अंग्रेजी में पढ़े। अब या प्रचलन पे अगर आपने शुरुआत करी का है, या ते कम हमारी जो नई पीढ़ी जो आ रही का है भाई, अपनी जड़न के जुड़वे को एक अच्छा अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर हृदय की गहराई से आपको स्वागत करूं हूं, आपको अभिनंदन करूं हूं। राधे राधे। मनोज पांडे। अरे भाई हमको हम बोल रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष हम बोल रहे हैं। आप बोलिए सर, आप खड़े हैं, आप बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी कार्य संचालन नियमावली के 222 में 82 में संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद, वो दिन आज़ादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूँ। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके। लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसमें बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अभी छोड़िए, तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाह करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं।
और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए, अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो है उनका हम बहुत सम्मान करते हैं माननीय। और जिस दिन नेता प्रतिपक्ष इस कुर्सी पर बैठे थे उस दिन भी मैंने यही कहा था माननीय कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सदन के लिए आदर का पात्र, लेकिन मान्यवर आपको वैसे कार्य मंत्रणा समिति की बात कोट नहीं की जाती। मान्यवर कार्य मंत्रणा समिति में जिस समय ये बात आई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी सॉरी दलीय नेताओं की बोल दिया, दलीय नेताओं की बैठक में जब ये बात आई थी मान्यवर, तब भी आदरणीय माता प्रसाद जी ने उस पर सहमति के बजाय उस पर विरोधी दिया था। और खास तौर से जो बाकी भाषाएं थीं, चाहे वो बुंदेलखंडी हो, चाहे भोजपुरी हो या ब्रज भाषा हो, इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि यह हिंदी कमजोर होगी अगर इन भाषाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मानवर हिंदी को कमजोर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, न सत्ता पक्ष का ये एजेंडा है। मानवर हम 100% हिंदी के पक्षधर हैं, और आज से नहीं बरसों से हैं। मानवर हमारी हिंदी राज्य की भाषा है, मातृभाषा है। और नई शिक्षा नीति में मानवर इस बात को खास तौर से कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी राज्य की भाषा में ही दी जाए। मानवर ये हमारी पार्टी का जो एक स्पष्ट मत है, वो मैं इसलिए नई जो हमारी शिक्षा नीति आई उसमें स्पष्ट रूप से मानवर ये कहा भी गया है। रही बात अन्य भाषाओं की शामिल करने की, मानवर ऑप्शनल रूप से हम किसी भी चीज को अगर एक सुविधा हम दे रहे हैं तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए मानवर किसी स्तर पर। क्यों कि जो हमारे चलन में देखिए, हम पहले हम नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से चलते हैं। लेकिन अगर हम अपना व्यवहार रोजमर्रा का देखें तो हर बात में नियम पालन नहीं कर सकते मानवर। हम व्यवहार ज्यादा पालन करते हैं, परंपराओं का पालन ज्यादा होता है। हम किस माहौल में रहे हैं उस माहौल का प्रभाव ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। हम एक भी चीज पे अगर विचार कर लें कि हम नियम और परंपरा, वो जो परंपराएं रहती हैं वही बाद में जाके कहीं ना कहीं नियम का स्थान ले लेती है मानवर। ये मेरा कहना है। इसलिए मानवर हम बहुत सम्मान के साथ आपसे इस विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भाषाएं यहां पर शामिल की जा रही हैं, आपने नियम समिति के माध्यम से जो प्रस्ताव लाए हैं मानवर, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से इंग्लिश थोपी नहीं जाएगी। जब मैंने कल भी कहा था और आज फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि इंग्लिश जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम एक सुविधा दे रहे हैं कि अगर आप चाहें, क्योंकि हमारे जितने भी आज के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनसे ज्यादा हो रही है, उसमें ज्यादा उत्सुकता के साथ लोग एडमिशन ले रहे हैं। हमने इंग्लिश के टीचर रखे हैं, हम सरकारी स्कूलों में रखे, आपके जमाने में भी रखे गए, आपके जमाने में रखे गए, और उनको हम अलग से सब्जेक्ट के रूप में उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए इसको यह कहना कि अंग्रेजी को बिल्कुल यहाँ से निकाल दो, ये मान्यवर, ये उचित नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं माननीय माता प्रसाद जी की बात का खंडन भी करते हैं और असहमति भी व्यक्त करते हैं। और मैं और मेरा पूरा दल, माननीय नेता सदन तो बैठे हैं मान्यवर, नेता सदन भी जिस दिन से आपने ये विचार रखा, नेता सदन ने उसको स्वीकार किया मन से,
और जैसे ही नेता सदन ने स्वीकार किया तब से आपने इसको कार्यान्वित करने की प्रयास किया। तो मैं नेता सदन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम लोगों की भावनाओं का आदर किया। आज बुंदेलखंडी हो चाहे ब्रज के हो, अभी आप देखिए पूरा सदन सुन रहा था कि जो घर में बोली जाती भाषा वो यहां पर बोल डीको लग रहे हो। ठीक कहा उन्होंने कि जैसे ही चौखट से बाहर निकलते हैं वैसे हम फॉर्मल हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो प्रस्ताव आप लाए हैं, माननीय नेता सदन बैठे हैं और क्या बोला उनकी निर्देश पर ही मैं आपके साथ खड़ा होकर पूरे सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव उचित है और हम और हमारा दल इसका पूरी तरीके से मान्यवर इसका समर्थन करता है और किसी प्रकार से कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती इंपोजिशन नहीं है। इस ये भावना को समझ लेना चाहिए, परिस्थिति बस ये किया जा रहा है। मैं इसमें एक मिनट मैं बोलता हूँ, मैं बुलाता हूँ। मेरा इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विषय कहा मैं उसके साथ अपने आप को संबद्ध करता हूँ। मेरा निवेदन था माननीय नेता प्रतिपक्ष से, यदि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ उसको पढ़कर बोलते तो शायद उचित होता। जो उसमें जो नियमावली के नियम 282 के संबंध में था, तो नियम विद्यमान जो नियम था अभी तक उसमें नियम था कि संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा। और जो संशोधित है उसको मैं पढ़ रहा हूं कि इसमें उसको पूरे के यथावत रखा गया है। संविधान के उपबंधों के अधीन सभा का कार्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में ही होगा, वही लिखा हुआ जो था। अब आगे जो जोड़ा गया है, सदस्यगण अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली एवं अंग्रेजी में अपना संबोधन कर सकते हैं, करेंगे नहीं इनका, कर सकते हैं। उक्त समस्त भाषाओं बोलियों का भाषांतरण की सुविधा सदन में उपलब्ध होगी। एक बात ये, जो 5 भाषाएं जो नीचे तक जो अभी माननीय श्रीकांत जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए रखी, तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा तो लगा ही होगा, चाहे बोलो कुछ भी। उसमें बाकी मैं 4 लोगों से भी कहूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात कहें। और जो अंग्रेजी की बात है, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में हो रही है। और कुछ ऐसे विषय जो पूरे देश में संदेशा देने, हम सुदूर केरल से लेकर कश्मीर तक हम उसको अंग्रेजी में भी बोलेंगे और दुनिया को मैसेज देने के लिए यहाँ से अंग्रेजी में उन्हीं की भाषा में उनको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्री मनोज पांडे, उड़ना तो मलयालम जोड़ दीजिए। बैठे अरे अभी तक तो एक भी नहीं जोड़ी थी। अब अभी तक समरपाल जी, अरे बैठो तो सही, अरे बैठो तो सही, अरे बैठो तो। अब खड़े जुड़वा लेना चाहते हो क्या? कोई नीचे लगा हुआ क्या? 1 मिनट में ऊपर माननीय हमारी बात सुनिए। माननीय मनोज पांडे जी, नियम समिति के द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को अवधि में बोलना है तो बोलना का हम समर्थन भी करते हैं। अवधि में भी बोलेंगे, अवधि में भी नहीं, अवधि में बोलो। और हम कहा चाहिए थे माननीय अध्यक्ष जी कि जो रास्ता दिया गया इस विधानसभा को और जिस प्रस्ताव को हमने पढ़ा ध्यान से, जिसमें ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, इस सब भाषाओं का यहाँ लावा गया है। हमका लागत है नहीं दादा, हम पूरा बोली थे बोलबे वही करी थे। हम सब जब यहाँ सदन से जाए थे माननीय अध्यक्ष जी, और जब घर पहुंची थे तो 99% यही भाषा बोली थी। जितना जने यहाँ बैठा है सब जने यही बोला थे, चाहे पत्नी से, चाहे बच्चे से, चाहे लड़का से, चाहे नातेदार से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मेहरारू से। हमका बड़ा अचरज भाग और थोड़ा दुख भी भाग दीजिए। भारत ये देश और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के कई देशों के बराबर है या उससे बड़ा है। इसमें कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे ब्रज हो, चाहे अवधी हो।
और भाषाओं का अपना एक सम्मान है, उसके प्रति एक जुड़ाव है लोगों का। कल जब ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जने एक विरोध करें, तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, इस बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई, ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है, इनका वोट नहीं लेता है, हम ही जीता है कि भेजे हैं। और हमका लागत है ठीक से पढ़बो नहीं भाई, अगर एक ठीक से पढ़े होते हैं तो कहीं अन्यथा शब्द नहीं आए। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं उनकी भाषाओं का भी सम्मान बढ़े, उनका जुड़ाव उससे बढ़े। ये कहीं नहीं अनिवार्यता इसमें लिखा गया है कि नहीं इंग्लिश ही पढ़ना है। हो गया तो हम एक के लिए आपका विषय आ गया। धन्यवाद मनोज जी। माननीय सदस्य केतकी 2 मिनट बोलेंगे बस, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, समस्त सदन, हम आप सबके प्रणाम कल चाहतनी। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी, हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेषकर धन्यवाद कल चाहतनी कि भोजपुरी लेखा भाषा के, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जेकरा के ना बुझात होई तनी माइको लगा ली हा, अपन बटनवा दबा ली हा, ताकि बुझा जाओ हम का बोलत रही। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। पर बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया हई जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा। पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, ए अध्यक्ष जी, भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई, ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई, अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों, हम ही हो लोग से आग्रह कर चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोली, तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बाद हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बाद भोजपुरी में बोली हालो, और नहीं खे बोले के बाद चुपचाप अपन घरे जाइए हालो। जय हिंद। बुंदेलखंड के लिए कौन बोलेगा? बुंदेलखंड कोई बोलेगा? बुंदेलखंडी में ये नहीं, ये अतुल प्रधान ना बुंदेली है ना ये है ना। मैं देखिए एक जो बात वहां पर अभी पंकज मलिक जी कह रहे थे, पंकज मलिक जी कहाँ गए? चले गए। अभी बोल रहे थे यहां पर, वो आ गए कि वो हमारी भी रख ली जाए, हमारी भी रख ली जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पंजाबी सबसे बाद में रखूंगा, पहले आपके रखूंगा। मत संख्या आज नियम 56 के अंतर्गत आ गया, विषय आ गया, अब विषय आ गया, अब विषय आ गया। क्या बोलना है आपने? नहीं, क्या विषय आ गया? देखिए, मैंने आज उन्हीं लोगों को अवसर दिया जो उन 5 भाषाओं में बोल रहे थे। अगर आप उन 5 भाषाओं में कुछ कहना, क्या है बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि कल माननीय नेता विरोधी दल ने किसी भी अवधि जो है भोजपुरी, बुंदेलखंडी, इन सारी लैंग्वेज भाषाओं का कोई विरोध नहीं किया। जहां तक सवाल नेता प्रतिपक्ष ने बात बता दी, अपनी बात कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष ने बात बता दी का था। अंग्रेजी भाषा का विरोध समाजवादी लोग पहले से भी करते रहे और उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेरा बात सुनिए, हमारे माननीय नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, जहां से पढ़ के आए वहां हिंदी चलती नहीं थी। मेरी बात तो सुन लें। जहां तक सवाल था कि नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि उसमें संस्कृत और उर्दू को शामिल कर लिया जाए। आपने इस सदन के अंदर कल जो राज्यपाल महोदया का जो अभिभाषण है,
अगर उसको भी उठा के पढ़ लिया जाए तो उसमें भी तमाम अभी राज्यपाल के भाषण पे चर्चा होगी तो आप एक मिनट अध्यक्ष जी, नहीं, उसमें तमाम ऐसे शब्द जो हैं उर्दू के लिखे गए और हमारे नेता चलिए धन्यवाद। चलिए माइक बंद करें। आज नियम 56 के अंतर्गत आज नियम 56 दीजिए दुबे जी। अरे बहुत पहले समय था, कुछ किया नहीं, हम कुछ कर रहे हैं तो आगे चलने दो। कहाँ है, कहाँ रखा है? हाँ, और क्या है? कार मंत्रालय के नीचे है ही नहीं, कार मंत्रालय तो कुछ है ही नहीं। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं हो गया, चलिए आप इनका माइक बंद करें। आज नियम 56 के अंतर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त, नो नॉट अलाउड। अब जो हो गया बैठिए। बहुत सारा कुछ कर लिया गया होता तो माननीय नियम 56 के अंतर्गत कुछ 11 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 3 माननीय सदस्यों की पार्टी की श्री माता प्रसाद जी पांडे, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर आर के वर्मा, श्री ओम प्रकाश, मनोज वारस, श्री पंकज पटेल, श्री संदीप पटेल, श्री राकेश यादव, श्री रविदास मल्होत्रा जी। एक सूचना इनकी है। दूसरी श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी की है। तीसरी श्री मनोज पांडे जी की है। ये सुनी जाएगी, एक विषय को लेकर है, प्रयागराज में कुंभ से संबंधित, और उसके बाद वाली सूचना श्री कमाल अख्तर जी के, इसके बाद वो सुनी जाएगी। इसमें समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलेंगे क्या? 2 सदस्य कोई भी बोला, विषय के ऊपर बोलिए प्लीज। माननीय डॉक्टर आर के वर्मा महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर जो महाकुंभ क्षेत्र में हुई भगदड़ और भगदड़ के परिणाम से हुई मौत, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु महाकुंभ को आ रहे थे या वहां से प्रस्थान कर रहे थे, रास्ते में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए, और वह कर्मचारी जो महाकुंभ क्षेत्र में सेवाएं दे रहे थे, बड़े पैमाने पर उनकी भी मौतें हुई। सरकार ने उन सभी मौतों का सरकारी आंकड़ा न जारी करके केवल 30 की संख्या जारी करके बाकी श्रद्धालुओं, उनके परिवारजनों के साथ न्याय नहीं किया है। महोदय, इस बात को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। मैं महाकुंभ के बारे में, महोदय, पूरा सदन जानता है कि ये सदियों से इसका आयोजन होता रहा है। इसके दृष्टांत वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से गुप्त वंश में, मौर्य वंश में, सम्राट हर्षवर्धन के कालखंड में इसकी भव्य दिव्यता के साथ धार्मिक आयोजन के दृष्टांत हमें मिलते हैं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म संभाव, पौराणिक और वैदिक परंपरा, भारतीय अध्यात्म की गौरव गाथा, धार्मिक आस्था पूरी दुनिया के लिए एक अनूठी मिसाल है, एक अद्वितीय मिसाल है। और मान्यता भी है। मान्यता यह है कि महाकुंभ एक ऐसी तपोयज्ञ भूमि है जहां पर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, दंभ, चोरी, ईर्ष्या, अहंकार, छुआछूत, भेदभाव जैसे मानसिक पापों की आहुति जब देता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन मान्यवर, हुआ क्या? उस आयोजन में हुआ क्या? सरकार घबराई हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से, और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के हुंकार से घबराई हुई थी। और उस घबराहट में
जिन मानसिक विकारों की आहुति देनी चाहिए थी, सरकार और प्रशासन लोभ मोह में अहंकार के वशीभूत होकर के उस धार्मिक आयोजन को एक ऐसा इवेंट बनाने का प्रयास किया जो सरकार की महिमा मंडन, सरकार का प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम बन गया। और वहां पर तैनात जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो तुष्टीकरण की इस हालात में चले गए कि उन्होंने वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया, वीवीआईपी की आवा भगत करने में अपना पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, जिसका परिणाम कुप्रबंधन रहा। वहां पर इनपुट आउटपुट का ध्यान नहीं रखा गया कि उस जियोग्राफिकल एरिया में जो जितना मास आया है वो कितना आ रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, इसके प्रबंधन पर कोई ख्याल नहीं रखा गया। और लिहाजा जो भगदड़ हुई, सरकार ने कहा था कि हमने कई हजार ड्रोन कैमरे लगाए, कई हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। संगम के नोच पर जो घटना हुई, अधिकारियों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो फुटेज उसका जारी नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। जो झूसी के क्षेत्र में हुई, जो प्लांटून पुल टूटा, जो वहां पर घटना हुई, उसको भी स्वीकार करने का काम नहीं किया। यहां तक कि लगातार वहां के पूज्य संतों को भी ये गुमराह करने का प्रयास किया गया कि लोग अफवाहों पर ना ध्यान दें, शाही स्नान करें। कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। जब पूज्य संतों ने शाही स्नान कर लिया और घटना के 19 घंटे के बाद जब अधिकृत रूप से यह घोषणा हुई कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, तो संत भी सन्न रह गए, उनको भी प्रायश्चित करने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमें पहले बता दिया गया होता तो कम से कम हम उनकी आत्मा की शांति के लिए व्रत उपवास रख करके हम गंगा स्नान करने का काम करते, यह पाप किया गया। मानवर बहुत जल्द मैं अपनी बात को समय सीमा के भीतर रह करके खत्म करूंगा। तुष्टीकरण के हालात तो ये हो गए कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही गई, एक धर्म विशेष के समुदाय को टारगेट करके कहा गया कि इनको यहाँ पर आना वर्जित है। मानवर हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत जो हमें मिली है, इसकी पहचान पूरी दुनिया में जो जिस बात पर बनी है, आप सबको ध्यान होगा कि स्वामी विवेकानंद जी जब 18 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो की धरती पर जब गए थे और जब वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उन्होंने पहली बात कहा था कि भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिस देश ने दुनिया के सारे धर्मों को शरण देने का काम किया है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकारता का पाठ पढ़ाने का काम किया है। और इस बात को लेकर के पूरी दुनिया से समर्थन मिला। और वह स्वामी विवेकानंद जो भारतीय अध्यात्म की गौरव गाथा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिस विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसका सम्मान, उसका गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। लेकिन हम कहाँ चले गए? हम इतनी दकियानुसी विचारधारा में आ गए, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। सारे लोग मिलजुल करके वहां पर व्यवसाय करने का काम करते थे, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम करते थे। इसीलिए हमारा अध्यात्म जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया कि अयम निजः परो वेति गणना लक्षेत श्याम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, इसी बात के लिए कहा गया और यही हमारी पहचान है। महोदय, जो वहां पर बहुत थोड़ी सी बात, जो वहां पर कुप्रबंधन हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों का अनियंत्रित मुनाफेखोरी का व्यवसाय बढ़ाने का काम किया गया। वहां पर 2-2 रात रुकने का, कॉटेज का किराया 2.5 लाख रुपया वसूलने का काम किया गया। वहां पर जो बड़े बड़े होटल थे जिनका 5,000 रुपए का एक रात का किराया होता था, उन्होंने 50-50 हजार रुपए का किराया वसूलने का काम किया गया। जो एयरलाइंस मुंबई से प्रयागराज जाती थी, जिसका किराया 5,000 रुपए होता था, उन लोगों ने 50-50 हजार रुपए एक एक यात्रियों से वसूलने का काम किया। सरकार ने उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया। वहीं पर स्थानीय प्रयागराज वासी
जो गरीब था, मजदूर था, बेरोजगार था, जिसने अपने मोटरसाइकिल से यात्रियों को पहुंचाया, जिसने ऑटो रिक्शा से लोगों को पहुंचाया, अगर 20 रुपए किराया ज्यादा लिया तो वहां के प्रशासन ने गाड़ी को सीज कर उन लोगों को जेल की सलाखों के भीतर भी डालने का काम किया। लेकिन उन उद्योगपतियों की मुनाफाखोरी पर, उन कंपनियों की मुनाफाखोरी पर सरकार ने कोई कदम उठाने का काम नहीं किया। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं प्रयागराज वासियों को, जब सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी, चाहे वहां का हिंदू हो, चाहे वहां का सिख हो, चाहे वहां का बौद्ध हो और चाहे वहां के जैनी हो, उन सब लोगों ने लंगर लगा करके वहां पर 20-20 किलोमीटर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की भूख मिटाने का काम किया, उनको विश्राम दिलाने का काम किया। और वहीं पर मुसलमान भाइयों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने मंदिर, अपने मस्जिद के दरवाजे खोले, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोले, अपने घरों में विश्राम कराया, उनके भोजन पानी की व्यवस्था देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से सरकार से एक मांग मैं करता हूं कि ऐसे सभी श्रद्धालु हमारे पास सरकारी वीडियो फुटेज हैं, उनको सार्वजनिक करके एक पोर्टल बना करके पूरे देश में ये सूचना जाए कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए थे अभी तक लापता हैं, या जो श्रद्धालु नहीं पहुंचे, हो सकता है उनकी मौत हो गई हो, उनका सही आंकड़ा निकालने के लिए सार्वजनिक पोर्टल पर वह स्वतः अपनी गुमशुदगी को दर्ज कराए और सरकार उनका परीक्षण करा करके उनको मृतकों की सूची में लाने का काम करे। अगर उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो उनकी संपत्तियों में तरह तरह का विवाद होगा, उनके परिवारीजनों को न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। आपके माध्यम से मैं केवल एक अपील में करना चाहूंगा कि वह हृदय विदारक घटना जब हम सब लोग याद करते हैं, जहां पर एक और जिन्होंने अपने पिता खोया, माता खोया, बेटी खोया, बेटा खोया, जहां पर कुंदन हो रहा था, विलाप हो रहा था, वहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गलत बयानबाजी की वजह से एक तरफ भंडारे और प्रसाद वितरण का काम हो रहा था, दोनों विरोधाभासी चीजें हो रही थी। इसलिए माननीय मैं आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि सरकार ऐसे सभी मृतक श्रद्धालुओं का आंकड़ा जारी करके उनके परिवारीजनों तक मुआवजे की राशि पहुंचाने का काम करे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये दो लोग बोलेंगे, दो लोग बोलेंगे। नहीं, प्रदीप जी आपका नाम नहीं है, प्रदीप जी आपका नाम नहीं है। एक वैसे 10 मिनट था, लेकिन 10 मिनट डॉक्टर वर्मा ने ले लिए। एक दूसरे कोई भी सदस्य जिनको आप चाहें वो बोल सकते हैं। 5 मिनट आप बोलेंगे। 5 नहीं, आपका नाम ही नहीं है तो आधा मिनट भी नहीं ना। आभार प्रकट करते हैं। हाँ, देखिए कि महाकुंभ के आयोजन के कुप्रबंधन के संबंध में जो हमने नियम 56 के अंतर्गत आपको सूचना दी थी, मानवर आप उस पर हमें बोलने का अवसर दिए। मानवर कुंभ का आयोजन बहुत पुरानी व्यवस्था के तहत हमेशा, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, मानवर को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए मानवर, तो हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला दुनिया के अंदर वो प्रयागराज के अंदर होता है। प्रयागराज की महिमा के बारे में मानवर बहुत पहले हमारे पुराणों में कहा गया था कि को कही से कही प्रयाग प्रभाऊ अब कलश कुंज कुंजर विराऊ। ऐसी प्रयागराज की धरती जहां गंगा अपने आप को जमुना में समर्पित करती है और जमुना अपने आप को गंगा में समर्पित करती है। मानवर यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हम नदियों के मिलने के बाद जो एक तीसरी धारा, जो ज्ञान की धारा है, सरस्वती की धारा है, उस पे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। मानवर, लेकिन दुख के साथ एक कहना पड़ता है कि इस भव्य कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने पूरे दुनिया के अंदर निमंत्रण बांटा, देश के अंदर निमंत्रण बांटा और बार बार होर्डिंग्स लगाया कि कुंभ खले, प्रयागराज चले। मॉल से लेकर के चौराहे पर हर जगह, जो कि निमंत्रण बांटने की कोई परंपरा नहीं रही है, फिर भी आपने किया, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन महोदय, आज से नहीं, 2013 में जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कुंभ कराने का उन्हें भी गौरव हासिल था। मानवर, उस कुंभ के आयोजन को लेकर के दुनिया का जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड ने खुद शोध पत्र अपना प्रस्तुत किया था। लेकिन आज मानवर 28 तारीख और 29 के अंदर शुभ मुहूर्त में जिस तरह का भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो श्रद्धालुओं की जान गई,
मानव हमें बहुत दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे दुख कुंभ है, भव्य कुंभ है, डिजिटल कुंभ है। अगर डिजिटल कुंभ में आखिर वो कौन से कारण थे कि बार बार आपका प्रशासनिक अमला कहता रहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने उन घायल श्रद्धालुओं के प्रति, देश के प्रधानमंत्री ने जो गंगा मैया के पुण्य स्थल के लिए स्नान करने गए थे, उस हादसे पे दुख व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त किया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 घंटे से भी ज्यादा लग गया उस घटना पर दुख व्यक्त करने में। मान्यवर, अगर इस तरह से संवेदनहीनता के साथ अगर काम किया जाएगा, आप बार बार हमारा विपक्ष का बात है, हम आपको सकारात्मक सुझाव देने का काम करते हैं, वो आप सत्ता के अहंकार में है। और सत्ता का अहंकार मानवर सच्चे आंसुओं का सैलाब अहंकार के हिमालय को भी बहा ले जा सकता है। सच्चे आंसुओं का सैलाब अहंकार के हिमालय को भी बहा ले जा सकता है। सत्ता का दंभ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मानवर, सत्ता के दम में ये हम नहीं कहते, उस प्रयागराज के अंदर जिस तरह से गलत बयानबाजी होने के कारण जो सनातन परंपरा रही है, एक शुभ मुहूर्त में जो शाही स्नान की परंपरा रही, वो मानवर वो परंपरा टूटी। एक बार तो आपने कहा शाही स्नान से रोका, फिर दूसरी बार आपका आदेश किया कि नहीं संत लोग शाही स्नान के लिए जाएं। मानवर, हमारी संत परंपरा खंडित है। साधु संतों ने कहा कि अगर उन्हें बता दिया गया होता तो जो श्रद्धालुओं की जान गई उस पे वो व्रत उपवास रख करके वो भी दुख का भागी हो जाता। लेकिन मान्यवर, दो तरह का कुंभ हो गया, एक श्रद्धालुओं का कुंभ, गांव की संत की विरासत का कुंभ, एक वीआईपी कुंभ था आपका। वीआईपी कुंभ में 5000 से ज्यादा प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया। मान्यवर, वीआईपी कुंभ में आपका पूरा सरकारी अमला इस बात पे लगा रहा कि फला आ रहे हैं, उनको कैसे सुरक्षा व्यवस्था के तहत संगम नोद पे ले जाकर के स्नान कराया गया। एक हमारा श्रद्धालुओं का कुंभ था, सनातनियों का कुंभ था, हिंदुओं का कुंभ था, जिनको आपने जान से जूझने का विवश कर दिया। हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे मानवर, 100 किलोमीटर, 150 किलो, 50 किलोमीटर जाम की स्थिति से, उनको कितना महंगा दूध मिला, पानी मिला, चाय मिली, क्या क्या उनके साथ व्यवहार। और जो हमारी माताएं थी वो शौच के लिए उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माननीय नेता सदन, मैं उसी प्रयागराज विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा भी, वहां के छात्र संघ का महामंत्री रहा। मैं कई शाही स्नान में मानवर मैं 2 मिनट की बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेला मानवर, मैं कोई आलोचना के लिए नहीं खड़ा हूं। मानवर, सरकार ने कहा था कुंभ मेले के आयोजन से पहले कि गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। आप बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे थे। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, मानवर, मैंने खुद देखा था, मुख्यमंत्री जी ने अनुमान लगाया था कि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की संभावना है, लेकिन हमारी व्यवस्था 100 करोड़ की होगी, ये अपने अधिकारियों को कहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का पर्व है, यद्यप आएंगे 6 करोड़ लोग, लेकिन हमारी व्यवस्था रहेगी 10 करोड़ लोगों की। वो व्यवस्था कहाँ चली गई आपकी विश्व स्तरीय? क्या आपके प्लाटून पुल चालू कर पाए? क्या आपने कहा था कि हम रिंग रोड बना करके, मैं तो देखा वहां के स्थानीय नागरिक सशंकित थे आपके अधिकारियों की व्यवस्था को देख करके। वो कहते थे कितनी ढिलाई तो भी सरकार महाकुंभ में नहीं करती थी, जितनी आपके सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही किया, जिसके कारण आज वो महाकुंभ का आयोजन कुप्रबंधन का शिकार हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, रेलवे स्टेशन तो अलग बात है। हम कुंभ के, क्या आपने मुंगरा बादशाहपुर के अंदर बाईपास बनाने का काम किया? कई घंटे जाम लगा। जितने भी रास्ते आपके चित्रकूट की तरफ से थे, रायबरेली लखनऊ मार्ग जो आपका बन के तैयार हो जाना चाहिए था, पहले वो बन के तैयार नहीं हुआ। धन्यवाद। आपने मानवर हमारा कुंभ था 13 में, और प्रभारी बनाए थे आजम खां को, साधु महात्मा का हमारा त्योहार आजम खां इंचार्ज के 13 में कुंभ के। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।
हो गया माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उनको भी बिठा दिया। बहुत बड़ा आयोजन है मुख्यमंत्री। नहीं, हो गया विषय आपका आ गया ना, मैंने पूरा समय दिया, आपने जितना टाइम कहा था मैंने दिया। अरे मैं बहुत बार स्नान किया। श्रीमती मोना जी, पाँच मिनट मोना जी, 5 मिनट है, 5 मिनट मोना जी। सरकार नहीं रविंद्र जी नहीं, माननीय मंत्री जी, मेरा मंत्री जी मेरा निवेदन है कि प्लीज नहीं, वो नहीं, मैंने 2 लोगों को बोला था, नहीं अलाउड नहीं, अलग से नहीं है, उसी में था। मोना जी, संग्राम जी, माननीय संग्राम जी, आपका विषय। अल्लाह, चलिए बैठ, आप खत्म कर लें, एक मिनट, संग्राम जी खत्म कर लीजिए, संग्राम जी आप बोलिए, संग्राम जी खत्म, नहीं रविदास जी नो, आप संग्राम जी आप खत्म करिए, आप अपना विषय बोलिए, संग्राम जी आप अपना विषय बोलिए, आप बोलिए ना संग्राम यादव जी, विषय समाप्त करिए, व्यवस्था दे दे, आप समाप्त करें, आप बोलिए। मानवर, आप समाप्त। इतना बड़ा मेला और हमने पहले भी देखा, अनुभवी अफसरों की राय ली जाती थी और बहुत से अफसर मानवर जो महाकुंभ के आयोजन में भाग लेते थे, अगर वो रिटायर भी हो जाते थे तो भी सरकार उनको बुला करके उनके प्रबंधन से उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है। लेकिन आपने किसी की राय, अगर कोई राय देता है तो आप उसको विरोध समझ लेते हैं। मैं कौन सी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा हूं जिसपे आपको इतराज है? मैं तो उस पवित्र त्रिवेणी, अरे नहीं मंत्री जी, नहीं रवींद्र जी, माननीय मंत्री रवींद्र जी, नहीं, मैं नहीं, देखिए मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा, जब मैंने आपको इजाजत दी थी तो आपको नहीं खड़ा मानवर, वो तपोस्थली है, विवेकानंद नहीं, यू आर नॉट लाउड। मानवर, वो प्रयागराज पुर की धरती है, तपोस्थली है। कौन से ऐसे कार्टेज बनाए? जवाब आ जाएगा पूरा, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 75,000, 35,000 आपका देश के अंदर सरकार है, क्यों आपने प्राइवेट जहाजों को इतना महंगा टिकट बेचने के लिए आपने किया? आपको तो धार्मिक आयोजन था, आखिर उनके टिकट लंदन से भी ज्यादा महंगे बिकने लगे। आपने पूरे मेला को व्यापार करने का माध्यम बना करके मानवर, केवल आत्म प्रचार पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार किस तरह से महिमा मंडित किया जाए उसको लेकर के इनके अफसर और खुद सरकार उस काम में लगी रही। मानवर, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर सरकार से कुछ सुझाव साझा किया था, लेकिन सरकार उनके एक भी सुझाव पर अगर ध्यान दे दी होती, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम रहा हो मानवर, चाहे वो प्लाटून पुल का, तो इतनी बड़ी घटना न होती। हमारे क्षेत्र में 2 श्रद्धालु जो प्रयागराज के अंदर गए थे, उनकी जान गई। मैं उन परिवारों से मिला हूं, क्या उनके आंसू, जहां हर हर गंगे का उद्घोष होता था, वहां कौन सी ऐसी आपने व्यवस्था दिया था विश्व स्तरीय कि उसी हर हर गंगे के उद्घोष में जहां लोग चीखते चिल्लाते, अपने बच्चों को खोते, अपने परिवारजनों को खोते हुए उस प्रयागराज की धरती पे कोई कितने रिश्ते लोगों ने खोते हुए मानवर, आपने समय दिया। मैं सरकार से विनती प्रार्थना करता हूं कि इस कुप्रबंधन में जो जिम्मेदार अफसर लोग लगे थे, तो मुख्यमंत्री जी उन पर जांच और सच्चाई से पूरे देश को अवगत कराएंगे। मानवर, आपका धन्यवाद। मोना जी 5 मिनट, मोना जी 5 मिनट, मेरा रिक्वेस्ट है 5 मिनट। नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने देख लिया, आज आपने वो मोना जी को बुलाया मैंने, विषय पे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रयागराज मेरी जन्मस्थली भी है और मेरी शिक्षा भी उसी जगह हुई, और लंबे समय तक हमने माघ मेला और कुंभ देखा है। महाकुंभ, ये सच है कि महाकुंभ सनातन परंपरा का सबसे गौरवशाली पर्व, प्राचीन भारतीय की आस्था को देखते, सनातन धर्म की आस्था को देखें तो महाभारत से लेकर रामायण तक, ऋग्वेद से लेकर मत्स्य पुराण तक, हर जगह कुंभ के आयोजन का वर्णन किया गया। ये कहने का तात्पर्य यही है कि कोई महाकुंभ पहली बार नहीं हुआ, ये सदियों से, कई हजार वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, और ये हमारी सनातन संस्कृति की संपूर्णता, सप्रभुता और सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा समागम। माननीय अधिष्ठाता महोदय,
एक बड़ा आयोजन था और जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि हर जगह प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था। बहुत अच्छी बात थी, आस्था का विषय था और लोग पहुंचे भी। लगभग जैसा कि 5,000 करोड़ से अधिक के भारी भरकम बजट के साथ इसका आयोजन हुआ और आवश्यकता पड़ती तो इससे भी ज़्यादा बजट बढ़ाया जाता, उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत होती। सब कुछ जिस तरह से बनाया गया, उसका वातावरण बनाया गया। मैं ये भी कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया गया, बहुत सी ऐसे हाईवे बने, सड़कें बनी। मैं तो उसी प्रयागराज से आती हूँ, वहाँ की सड़कों पर, वहाँ के रोड्स के, वहाँ के और व्यवस्थाएं जो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पर काफ़ी सरकार ने पैसा भी खर्च किया। एक सकारात्मक सोच थी, पर त्रुटि कहाँ पे हुई? यदि सरकार के पास ये आंकड़े थे और लगातार जिस तरह का प्रचार हो रहा था कि आओ कुंभ चले, हर गांव का व्यक्ति जो इस सनातन परंपरा से जुड़ा था, जिसकी आस्था थी, वो चल पड़ा। और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, इस देश के कोने कोने से लोग वहां पे पहुंचे। और देश के ही नहीं, बहुत सारे लोग जो विदेशों से आए, वो भी अपनी श्रद्धा को पूरा करने के लिए संगम तक पहुंचे। जब वहां पर 40 करोड़ की जो शुरुआत में आंकड़े जारी हुए कि लगभग 40 करोड़ की श्रद्धालुओं की आने की गुंजाइश है, ऐसा सरकार के कई सारे पोर्टल पे, कई अखबारों में, कई बयानों में ये लगातार आता है। इसका मतलब है कि सरकार को ये जानकारी थी या अंदेशा था कि इतने भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, और शायद कहीं उससे ज़्यादा, जैसा मैं पढ़ रही थी कि 54 करोड़ श्रद्धालु वहाँ पे महाकुंभ में स्नान लेने पहुँचे। इस पृथ्वी की आबादी का 5% व्यक्ति, अगर इस आंकड़ों को सही माना जाए तो पृथ्वी की आबादी का 5% की आबादी कुंभ में स्नान कर चुकी है। बहुत बड़ा आंकड़ा है और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। पर कमी कहाँ रह गई? जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कुंभ में, जहाँ पे जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से 30 लोगों की मौतें हुई, श्रद्धालुओं की मौतें हुई। और उसका कारण क्या था? जो कारण बताया गया, हम लोगों ने टीवी और अखबार के सरकारी जो अधिकारी थे उनके बयानों से सुना कि संगम नोस पर, जहाँ पर संगम है, त्रिवेणी है, वहाँ पे लोग सो रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि वहाँ पर कई स्नान मैंने भी देखे हैं। विधायक जी 5 मिनट हो गए, ज़्यादा नहीं बोल करके अपनी बात को समाप्त करूँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे लोगों को पहुंचकर सोने की अनुमति कैसे दी गई, और अगर वहां लोग पहुंच भी गए थे तो उनको वहां से हटाया क्यों नहीं गया? दूसरा प्रश्न, हमेशा प्रयाग में और खासकर कुंभ के समय होल्डिंग एरियाज बनाए जाते थे जहां पे भीड़ को नियंत्रित किया जाता था। इस बार वो भी, जहां तक मेरी जानकारी है, वो भी नहीं बने। 5 मिनट से ज्यादा हो गए। बस 1 मिनट मनोज पांडे जी, 1 मिनट। मैं अंत में सिर्फ इतना, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि जिस घटना में इतने लोगों की जान गई, अभी तक वो आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं किए गए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग लॉट में ऐसी खड़ी हैं जो अनक्लेम्ड हैं। वो लोग कहाँ गए? इसका सीधा सा मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी कि उनकी पूरी अभिलाषा यही थी कि ये कुंभ बहुत अच्छे से हो, श्रद्धालु वहां पहुंचे, पर अनुभवहीनता थी। वहां पर
जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मनोज पांडे जी, कंपनी को मनोज पांडे जी, अगर आपने इतने बड़े प्रबंधन का मौका दिया तो मैं मानती हूं कि ये सबसे बड़ी कमी थी। अगर आप अपने अनुभवशाली अधिकारियों को वहां पे प्रबंधन के लिए भेजते तो शायद इस तरह की अव्यवस्था और दुर्घटना से बचा जा सकता। माननीय सभापति जी, मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगी अधिष्ठाता महोदय कि ये जो वहां पे अव्यवस्था हुई, हम सबको इसका दुख है, इसका संवेदना है। सबसे पहले तो इस सदन में उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए। जो श्रद्धालु वहाँ मरे, मेरी मांग है कि इस सदन में इस पे श्रद्धांजलि अर्पित होनी चाहिए और जो भी लोग इस अव्यवस्था के लिए भागीदार हैं उन पर कड़ी उनकी जांच हो करके, मैंने जहां तक मेरी जानकारी एक कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आ जाए तो उस पर अब पूरी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि समाप्त करिए बड़ी घटना नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि नियम 56 के अंतर्गत कुंभ के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक आयोजन जिसकी महत्ता और पौराणिक गाथाओं और शास्त्रों में उल्लेख है कि यूं तो 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, लेकिन एक संयोग था कि 144 वर्ष के बाद ये संयोग आया और ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ। पूरे देश भर से तमाम साधु संत महात्मा अखाड़ा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग इस महाकुंभ में पहुंचे और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की जो संस्कृति है, भव्य हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारे सनातन से कुंभ का और प्रयागराज का एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम हो रहा था। कुंभ के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, मैं उसे शुरू करूंगा। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पाते अवसब होई। जिस महाकुंभ के बारे में हमारे वेद पुराणों में ये उल्लेख है, उस महाकुंभ को लेकर के इस प्रदेश और देश में सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी भ्रांतियां फैलाई गईं। मानवर, कुछ हम आपको उसके उदाहरण से शुरू करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने 13 जनवरी 2025 को समय 7:45 कुंभ मेले में आर्मी ने जनता को मारी चप्पल शीर्षक से खबर प्रसारित की, जो सरासर झूठ अफवाह निकली। ये वीडियो बिहार के पटना से संबंधित थी, जिसे महाकुंभ प्रयागराज का बताकर के जनता के बीच भय, डर और का माहौल बनाकर महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया। दूसरा, सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2025 को महाकुंभ में लगी आग, तीसरी बार शीर्षक में महाकुंभ बस स्टेशन में 40 से 50 गाड़ी जलने की खबर प्रसारित कराई गई, जिसका वीडियो 2020 मिस्र में लगी काहिरा की आग का था। इससे भी भ्रामक अफवाह फैलाने का काम किया गया। वहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 9 फरवरी 2025 को प्रयागराज के नैनी स्थित पेट्रोल पंप पर अधिक दर पर पेट्रोल डीजल देने की भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जो सरासर भ्रामक और असत्य निकली। इसी प्रकार अराजक तत्वों द्वारा अन्य स्थलों की घटनाओं की वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें भगदड़ के कांड के वीडियो भी प्रसारित कराए गए। जब इसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि यह वीडियो नेपाल की एक घटना से संबंधित था। इसी प्रकार एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में फाफामऊ पर गंगा घाट पर प्लाटून पुल क्षतिग्रस्त होने की भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जांच हुई तो फाफामऊ गंगा घाट पर पड़ने वाले तीनों पुल पूरी तरीके से सुरक्षित थे।
मान्यवर, इसी तरीके से एक बहुत गंभीर पोस्ट एक्स पर की गई। यूजर द्वारा महाकुंभ 2025 के प्रथम दिन हार्ट अटैक का कहर, 11 श्रद्धालुओं को आया दिल का दौरा, शीर्षक की खबर को प्रसारित किया गया। मान्यवर, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और मैं कह सकता हूं हमें गर्व है इस बात का। इस भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को यह गर्व है कि दुनिया का आज तक का अगर किसी देश के किसी राज्य में सबसे सफलतम और सबसे बड़ा कोई आयोजन हुआ तो वो महाकुंभ हुआ। ये हमारी आस्था, हमारी भावनाओं से जुड़ा था। हम आज उन लोगों से कहना चाहते हैं ये संजोग है। इस देश में कभी एक समय था कि जब यह महाकुंभ और सनातन के ध्वजावाहक रहे महाराजा विक्रमादित्य और महाराजा हर्षवर्धन के समय हुआ था। लेकिन आज हम गर्व से कहेंगे कि जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे भारतीय संस्कृति के संवाद इस महाकुंभ का दायित्व संभाल रहे थे तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई। मान्यवर, ये महाकुंभ जिसमें जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो 54 से 55 करोड़ लोग मानवर इस महाकुंभ में आए। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया गया, कुछ लोग उपदेश देते हैं मान्यवर, हमको उनका उपदेश नहीं सुनना है जो कहते हैं मां गंगा को कहते हैं बहता हुआ गंगा नाला है। जो लोग यहां हमको दोहे और हमको प्रवचन सुनाते हैं, मान्यवर, ये देश के और उत्तर प्रदेश की जनता देखी है किसने रामचरितमानस को जलवाने का काम किया है, किसने प्रभु राम के बारे में गलत बोलने का काम किया है। वो हमें दोहे सुना रहे हैं। ये दोहरा चरित्र मान्यवर नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र इस देश में जिन लोगों ने किया है उनकी समाप्ति हुई है। मान्यवर, आज हम कह सकते हैं इसकी जांच कराई जाए, इस पर चर्चा हो। वो कौन लोग थे जब पूरा दुनिया और दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया इतने बड़े आयोजन की, तो आज उसके बारे में गलत चर्चा और गलत सूचनाएं देने का काम कर रहे थे। मान्यवर, ये कुंभ किसी व्यक्ति का नहीं था। केरला से आए, कर्नाटका से आए, उड़ीसा से आए, हिमाचल से आए, 30 किलोमीटर जो पैदल भी चले वो भी हर हर गंगे कह रहे थे। और उनसे पूछा जा रहा था तो कह रहे थे ऐसी व्यवस्था हमने अपने कभी जीवन में नहीं देखी। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आती, कुछ लोगों की रास नहीं आती, जिन्होंने बंद कमरों में बैठ करके सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, खुद जाकर गंगा में स्नान करने का काम करते हैं और दूसरे को गंगा में नहाने के लिए रोकने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और इसलिए हम बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जिसके लिए पूरे दुनिया के लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देने का काम किया, आभार देने का काम किया है। इस तरह के झूठे जो हमने दिनांक सहित दिए हैं, मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है अंतिम में इसको संज्ञान में लिया जाए। जिन लोगों ने इस महाकुंभ को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे इन झूठी खबरों को प्रसारित किया है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये रामद्रोही है, ये गंगा मां द्रोही है। इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जांच करा करके मेरा यह माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम 56 के अंतर्गत इस संक्षिप्त चर्चा के लिए सदन को अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने अनुभव से अपने विचार यहां पर रखे हैं। हम लोग जब यहां पर मान्यवर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं
उस समय प्रयागराज में 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। और जब हम सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा कि आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं, और एक सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी है। और उस निर्वहन के लिए हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमें भारत की सनातन परंपराओं के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, और उन श्रद्धाओं को सम्मान देना वो हमारा दायित्व है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महोदय, भी आयोजन के 7 दिन बाकी हैं संपन्न होने के, और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहां पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा, मोना जी जब अपनी बातों को यहां पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान जो आपने अपनी नोटिस में उल्लेख किया है, सोनभद्र की, अलीगढ़ की या किसी अन्य जगहों पर प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन में भाग लेने के लिए या यहां से जाने के लिए जो लोग यहां से प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है, सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है, प्रश्न यही है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप अपनी बात कह रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी को, जिन्होंने उन अफवाहों की ओर ध्यान भी दिया, कि उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं।
महोदय, ये उर्दू नहीं है, ये सब हिंदी है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। जब उत्तर प्रदेश की स्थानीय बोलियों को इस सदन में महत्व मिला तो उनके द्वारा कहा जा रहा था, उन्होंने विरोध किया था। ठीक उनकी सोच है, ये समाजवादी संस्कार भी है कि हर अच्छे कार्य का विरोध करना है, हर अच्छे कार्य का विरोध करना है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी इस सदन की भाषा है, तो हिंदी को तो हटाया नहीं। इस सदस्यों को एक छूट दी गई है कि वे किसी भी इन बोलियों में बोल सकता है, हिंदी में ट्रांसलेट की उसकी सुविधा मिलेगी। इस सुविधा है, थोपा नहीं गया है। दूसरा, भोजपुरी हो, अवधी हो, बुंदेली हो या ब्रज हो, पांडे जी, इनकी लिपि भी देवनागरी है, कोई दूसरी लिपि नहीं है। संविधान के द्वारा घोषित जो व्यवस्था है उसी के दायरे में सारा कार्य हुआ है। आप जैसे उम्रदराज व्यक्ति को तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। ओह, मैं इसीलिए कह रहा हूं, देवनागरी ही लिपि है और उसी दायरे में सारा कार्य हुआ है। और इसीलिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य के साथ हमें उसी सकारात्मक भाव के साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपके विरोध को कभी उसका न मैं उपहास उड़ाता हूं, न मैं उसको बहुत उसके साथ जोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी आदतों को, मुझे मालूम है। आप लोगों के बारे में एक मान्यता ये भी है, मजबूरी भी है, और आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में, कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महोदय, जब हम महाकुंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आयोजन, नहीं आपके बारे में इसीलिए बोल रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आऊंगा भी, उस पर भी मैं आ रहा हूं। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे महोदय, मैं एक एक करके इनके बयानों को यहां पे उद्धृत करना चाहूंगा, और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग यहां पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया था, सदन नहीं चलने दिया था। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब, इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं, स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए, जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य व्यवस्था सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, यह भी मांग हुई, देखिए आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला, जो बिल्कुल संगम नोच पर
वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं, यह आपका जनरल नॉलेज है। इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महायोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महायोजन दिया। पहले दिन से ही राज्य सरकार आंकड़े दे रही है कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान चली गई। इनके एक सहयोगी आ रहे हैं, अरे चिंता मत करिए, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो, आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। मुझे याद है, हर जाति मत और मजहब के लोग अगर आए हैं श्रद्धा भाव के साथ तो उन्होंने आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई। हां, अगर कोई चढ़ाने के लिए आया है तो वहां पर उनको वैसे दुत्कार करके भगा भी दिया गया और यह होना भी चाहिए था। और इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं, आप लोगों ने जो बात कही हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं।
वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए थे, नहीं जा पाए थे। नहीं जा रहे, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा, आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। और इसीलिए मैंने कहा ना, 3 अवस्थाएं उपहास की, जिसको आप शुरू से उड़ा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया। और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हां, अच्छा काम हुआ है, अच्छी व्यवस्था हुई है। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। वो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। महोदय, प्रयागराज कुंभ के बारे में अनेक दुष्प्रचार किए गए और दुष्प्रचार के अनेक माध्यम हैं। मैं पहले कुंभ के बारे में कहता हूं। कुंभ के बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं यहां पर हुई हैं और सभी माननीय सदस्यों ने भी इस बात को यहां पे उल्लेख किया है, जिसमें वेदों की परंपरा से परंपरा आती है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है कि कुंभम समारोह्य सुधाम पिबेद, यानी हम उस कुंभ में रखे अमृत को पीकर आत्मा को आनंदित करें। अथर्ववेद में भी इस बात का उल्लेख है कि ऐसा गंगा या कुंभे, यानी यह गंगा जल एक कुंभ, एक घड़े में संचित है, यानी अमृत के रूप में उसकी तुलना की गई है। और आज से 5000 वर्ष पहले रचा गया श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इस बात का उल्लेख है को कुंभ मेले स्नात्वा पुण्यम प्राप्नोति मानुषः, यानी यहां कुंभ का संदर्भ कुंभ मेले से है। 5000 साल पहले भी इसका उल्लेख है। जो 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है, उसमें स्नान करने से पापों का क्षय होता है। और जो बात यहां पे आपके विद्वान सदस्य से संग्राम सिंह यादव कह रहे थे, उन्होंने पुराणों की बात की, लेकिन वो पुराण की बात नहीं थी, वह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराओ, अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस का है, पुराणों का नहीं है। पुराणों में संदर्भ है, श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने उल्लेख किया ही, और रामचरितमानस में भी इन बातों का उल्लेख इन भावनाओं के रूप में किया गया है। और हम उत्तर प्रदेश वासियों को खासतौर पर इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए कि इस बड़े आयोजन के साथ हम सभी को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यह आयोजन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। यहां हमारी पार्टियां हो सकती, ये सत्ता पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा, अलग अलग पार्टियां होंगी। उत्तर प्रदेश से बाहर हम जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वासी के रूप में लोग हमें हमारी पहचान देते हैं।
अच्छा काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। एक भी व्यक्ति यहां के नाम पे गलत काम करेगा, यहां की सरकार गलत काम करेगी, तो उसके यहां पर भले ही हम उस गलत काम को कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन बाहर जनता हमें नहीं बख्शने वाली है, इस बात को रखना। और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर की छवि यही थी। उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने परसेप्शन का